अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी, ठीक ठाक है? बेटा ठीक ठाक, आप सुनाओ बेटा, ठीक हो आप सब? शुक्र अल्लाह पाक का सर जी। बेटा किसी ने कोई चलिए क्वेश्चन और पूछना? जितने मर्जी कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। ठीक हो? कोई बात पूछनी है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना है शायद? कोई बात पूछनी है? सर जी बात तो पूछनी थी, मगर अगर आप अभी इजाजत है, मगर मेरा जो क्वेश्चन है वह सर वो रिव्यू पिटीशन के बारे में था, तो मैंने कहा चले एंड पे मैं पूछ लूंगा जब सर रिव्यू 10 पिटीशन मिनट। कौन सा? सर ये रिव्यू के बारे में जो आपने पढ़ाया था ना, हाँ तो मैं वो सर रिवीजन कर रहा था, तो वो एक क्वेश्चन माइंड में आया था इसी वजह से। हाँ, रिव्यू में क्या था? रिव्यू बेटा जी मेरा जी तो मैंने रिव्यू तो पढ़ाया ही नहीं आपको। जी जी सर। रिव्यू आपका पहले आप सब स्टैंडर्ड आप पढ़ चुके हो, जी सर। तो फिर आगे आना है आर्टिकल 46 आर्टिकल 47 आएगा, तो वहाँ पर मैं रिव्यू पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा ऑर्डर 47 में है रिव्यू सर। हाँ रिव्यू है बेटा। जी सर। तो प्रोसीजर अगर कहोगे तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो रिव्यू आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है। सर पढ़ अच्छा तो चुके हैं सर। अच्छा, नहीं कोई नहीं मसला बेटा, मुझे जैसे कहोगे मैं पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। सर ऑर्डर 9 रूल 13 में एक्स पार्टी डिक्री में मैंने उसमें पढ़ा था। रेमेडी है ना उसमें, रिव्यू उसके खिलाफ जी रेमेडी है। जी उसमें है। जी, रिव्यू रेमेडी है उसके खिलाफ, उस आर्डर के खिलाफ जो 9 में पास सर है। और भी बहुत से ऐसे सिविल मैटर्स रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत वो रिव्यू को दी जा रही है। उसमें भी सर मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, तो उसमें कहा कि जो अग्रीव्ड पार्टी है ना, उसके पास दो ऑप्शन हो गए, या तो वो सेक्शन 96 में जाएगा अपील में, ठीक है एक्स पार्टी में ठीक है। डिक्री में, या वो चैलेंज को मेरिट्स पे सॉरी डिसीजन को मेरिट पे चैलेंज करने के लिए वो रिव्यू फाइल कर दे। बेटा इसमें सर ना, रिव्यू में हमने पढ़ा था कि जो आपकी क्लैरिकल न्यूमेरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, ओनली दीज मिस्टेक्स शैल बी एड्रेस्ड। ठीक है। डिसीजन नहीं बदल सकता, तो फिर रिव्यू को इतनी अहमियत सर क्यों दी जाती है? रिव्यू तो देखो बेटा एक बात सुनो, अब ना ये जजमेंट आई है CLC 2020 की, पेज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि जो आप एकतरफा डिक्री है ना, इसको 3 साल तक आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, इनकी टाइम मतलब लिमिट। टाइम लिमिटेशन 3 साल। हाँ, तो ये कोई नहीं है। बाकी बेटा देखो, आप ये ग्राउंड जब आपने जजमेंट पढ़नी होती है ना, देखो ये जो आपका सवाल है ना, जब आपने जजमेंट पढ़नी है उसमें अगर जज साहब ने कोई ऐसा लूप छोड़ दिया है जो आप समझते हो कि नहीं हमें रिव्यू में जाना चाहिए, जब आप जजमेंट पढ़ते हो ना, ठीक है, जजमेंट पढ़ने के बाद सर्कमस्टांसेस का पता चलता है कि ये रिव्यू में जाना है या अपील में जाना है, पहली अपील में। ठीक है सर वैसे दोनों पार्टीज का, जो डिक्री होल्डर और जजमेंट डायरेक्टर, दोनों का एक्सक्लूसिव राइट होता है ना कि वो रिव्यू फाइल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, दोनों को, दोनों। ये तो नहीं है किसी का रिव्यू किसी कोई भी कर सकता है। अच्छा बेटा ये ना राइट। हमने लास्ट टाइम शुरू किया था आपका आर्डर 21, दैट वाज वेरी लेंथी जो हमने कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन अब बेटा गुजारिश ये है कि आर्डर 21 का मैंने पढ़ाना था, जो मैं यहाँ तक पढ़ा सकता था, ये 39 ये 30 रूल जितने हमने पढ़े हैं। इसके बाद है आपके अरेस्ट है, अटैचमेंट है। ठीक है, ये मेजर्स आप जानते हो कि अटैचमेंट किस तरीके से होती है, यानी कि समझ आगे बात की। उसके बाद अगर आपको एक और बता दूं, आपको अगर कोई सवाल कभी आ जाए आपका इरेगुलरिटीज का, CPC में भी इरेगुलरिटीज हैं, लेकिन आपके इसी आर्डर 21 में एक जर्नल मैंने आपको उसका लेक्चर दिया है, अगर आपके पास हो, समझ आगे बात की। यानी कि अगर कोई दौरान सेल, अगर हमने जब ये बात सेल के प्रोसीजर को भी आपको पता है कि उसकी बिडिंग होती है, नीलामी होती है, उसके मुताबिक कोर्ट एक्शन होता है, और उसकी जो प्रोसीजर सारा आपको पता है। ठीक है, अरेस्ट है, अटैचमेंट है और सेल है, समझ आ गई। सेल दो प्रॉपर्टीज की हमने देखी थी कि सेल ऑफ मूवेबल है और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की थी। ठीक है बेटा, तो अगर ये बातें आपने वहां से जाके देखनी है ना, ठीक है बेटा, तो ये चीजें यानी कि सेल की हमने पढ़ी थी। ठीक है बेटा, तो उसके साथ बेटा अच्छा, अब ना बेटा इसमें इरेगुलरिटीज की बात अगर आप करें, इरेगुलरिटीज जो है आपकी क्या कर देती है, नल एंड वैलिड डिक्लेयर करेगी कब, जब आपकी प्रोसीजर ऑफ सेल में कोई ब्लंडर हुआ होगा। ठीक है, ये सारी समरी है एक ऐसी, यानी कि इसके बाद आपकी अटैचमेंट आ जाएगी, अटैचमेंट के बाद आपकी सेल आ जाएगी, समझ आ गई, सेल के बाद आप इससे पहले रेस्ट आ जाएगा, फिर आपकी रेगुलर, इस तरीके से ये सम अप होता है आर्डर 21। ठीक है,
अब आखिर में अगर वक्त बचा, जो चीज़ें मैंने बताने की थी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हैं, समझ आ गई। ये आपको हर चीज़ जो है इसके क्रक्स दे चुका हूँ। अब जो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, अगर मैं ये रूल, अब देखो ना बेटा, अगर 60 रूल जो पीछे रह गए, अगर मैं ये पढ़ाता रहूँ तो शायद मेरा सेमेस्टर लगा रहा हूँ तो ये आर्डर 21 ही क्लियर होना है, ठीक है। तो इसको मैंने यहीं पे फिलहाल छोड़ा बेटा। आर्डर 21 जितने ये रूल्स मैंने 39 तक मैंने पढ़ाए हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद बेटा जो आपका आर्डर नेक्स्ट हमने शुरू करना है ना, अब टाइम बचा तो आर्डर 21 पढ़ाऊंगा, नहीं तो आर्डर 21 पे एक लेक्चर मैनेज करके ना आपको इसकी समरी सुना दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ गई बेटा बात आपकी आर्डर 22। आर्डर 20 यहाँ तक जो है ना, आपको मैं जर्नल बता दूं कि जो जितना प्रोसीजर अबाउट द ट्रायल था ना, सिविल लिटिगेशन के बारे में जितनी बातें थी ना, यहाँ तक खत्म। कहाँ पे बोला? आर्डर 21 तक जितनी भी प्रोसीडिंग, जितना भी प्रोसीजर बताया गया सिविल लिटिगेशन के मुतालिक, तो याद रखिएगा आर्डर 21 पे जो है वो आप खत्म हो जाता है। देखो हमने शुरू किया था बेटा कि आपके आर्डर 1 से इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट्स पार्टी से हमने लेके हमने जिक्र किया, दावा होगा, जवाब दावा होगा, फिर आपके जो होंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे, एडमिशन होगा, ठीक है। यानी किस तरीके से हर बात को हमने जोड़ कर पढ़ा था। एविडेंस होगी, एडमिशन होगा, ठीक है। एडमिशन के बाद आखिर आपके आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट्स के बाद आर्डर 20 पे हम आ गए, जजमेंट होगी, डिक्री होगी, आर्डर होगा, जो भी होगा। उसके बाद हमने आर्डर 21 में आकर पढ़ लिया, उसकी एग्जीक्यूशन होगी। सिविल लिटिगेशन के बारे में जितने भी मामला ये प्रोसीजर बताया गया ना बेटा आपका, तो इस बात को आप याद रखिएगा। वो कहाँ तक बताया गया है आपका? आर्डर 21 तक, समझ आ गई। अब जो आर्डर 22 है, ये यहाँ से ऑनवर्ड जर्नल शुरू हो रहा है, ठीक है ये भी प्रोसीजर। लेकिन जो सिविल ट्रायल के मुतालिक है ना, प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आपकी एक सिविल लिटिगेशन में, वो है आर्डर 21 की हद तक। वो बातें कहाँ तक है? आर्डर है 21 की हद तक, समझ आ गई बेटा बात की। तो आज हमने बेटा शुरू करना है आपका आर्डर 22, डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज, समझ आ गई बात की। डेथ, मैरिज, ठीक है, या किसी की मौत हो जाती है, शादी हो जाती है, ये इंसॉल्वेंसी आ जाती है, तो ये सारी बातें हमने इस आर्डर में देखनी है। ये जो आर्डर है ना, पहली बात 12 रूल्स पे मुश्तमिल है। इसके कितने रूल्स हैं? 12 रूल्स हैं इसके, समझ आ गई बात की। इसका पहला क्वेश्चन जो है ना बेटा, समझ आ गई, अगर आपने इनको डिवाइड करना है ना, तो आपने रूल 5 तक अगर हम देखेंगे ना, आज तक जो मैंने पढ़ाना है आपको, ठीक है। पहली बात हम अगर ये देखेंगे प्रोसीजर, पहला आपने हेडिंग ये लगा लो, सब हेडिंग जैसे हम बोर्ड पे बनाते होते थे ना, आपने आर्डर 22 लिख के ना, तो पहली लाइन आपने लेफ्ट साइड लगा के क्या लिख लेना है? प्रोसीजर वेयर वन सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स डाइज एंड राइट टू सू सर्वाइव, ठीक है। जब आपने क्या था पहला पोर्शन, यानी कि पहला रूल, इसको या साथ साथ देख लेते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं। लेकिन पहली जनरल में आपको बात बता दूं, इस आर्डर को शुरू करने से पहले आपने एक दफा सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 11 पढ़ लेना, समझ आ गई बात की। आर्डर 22 स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है जी? आपका सेक्शन जो है 2 सब सेक्शन 11, समझ आ गई बेटा बात की। और साथ ही आपने क्या कर लेना है? सेक्शन 50 एंड सेक्शन 52 ऑफ द सीपीसी, आपने इनको क्या कर लेना? पढ़ लेना है। ये किसके मुतालिक बताते हैं आपको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के मुतालिक, समझ आ गई बात की। 52 इसके बिल्कुल हिट करता है, 50 जो है इसको टच करता है, और जो आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 है वो डिफाइन करता है किस चीज को, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, समझ आ गई बात की बेटा। ये सारी बात आपको बताता चलूँ आपको। ये आर्डर 22 शुरू करने से पहले आपने एक दफा इनको नजर मार लेनी है, ठीक है। ना समझ आए तो आपको मेरे से जी बिस्मिल्लाह आपने मेरे से पूछ लेना, समझ आ गई बेटा बात की, ठीक है। तो आर्डर 22 आज मैंने शुरू करना है बेटा, समझ आ गई। तो डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज, यानी कि अगर कोई प्लेंटिफ है, या एक जर्नल इसका बता दूं, ठीक है, अगर कोई प्लेंटिफ है या कोई डिफेंडेंट है, समझ आ गई बात की, अगर उसकी दौरान ट्रायल क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो फिर क्या क्या होगा, फिर क्या प्रोसीजर है? और ये जर्नल आपको पता है, अगर आपको ये बातें याद हो, ठीक है। हमने आर्डर 8 पढ़ा था, उसका रूल 13 में हमने ये बात देखी थी। आर्डर 8 रूल 13 में कि जब ये डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट देगा, तो ही इज बाउंड टू फर्निश द लिस्ट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि उसने अपने तमाम वारसान का लिस्ट भी प्रोवाइड करनी है कोर्ट को, ताकि कल इन केस ऑफ हिज डेथ, अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो कोर्ट फिर उनसे कह के वसूल क्या करवाएगी? एग्जीक्यूट करवाएगी या इन्फोर्स करवाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, पहला अब यहाँ तक बेटा कोई बात समझ नहीं आई तो जी बिस्मिल्लाह, आपके पास ऑप्शन है,
हैंड रेज करके आप मुझे कहोगे तो मैं आपकी बात सुन लूंगा। ये तो आप क्या कर दो, मैसेज कर दो, आपकी आवाज मुझे आ जाएगी। समझ आ गई बेटा बात? मैसेज करके यहाँ तक मैं पहली बात मैंने शुरू की आर्डर 22 रीड विद सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 सेक्शन 50 एंड सेक्शन 52 ऑफ द सीपीसी। समझ आ गई बेटा बात? ये 22 के साथ आपने क्रॉस रेफरेंस, इसको पढ़ने से पहले आपने ये चीज माइंड में क्या क्या लेनी है। और ये सारी बताती हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, तीनों प्रोविजंस किसके बारे में बताती हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में बताती हैं। समझ आ गई बात? अब इसका जो रूल 1 है ना बेटा 22 आर्डर कौन सा 22 और इसका रूल 1 वो पहली बात कहता है नो अबेटमेंट बाय द पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव्स। समझ आ गई बात की? यानी कि राइट टू सू अगर आपका सर्वाइव करता है ना, ठीक है। पहली बात ये बता रहा हूँ, जैसे हम कहते होते हैं ना कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस से क्या मुराद है, हम ये कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो लीगल बार, ऐसी बात हम करते होते थे ना। अब ये बात मैं इसमें कर रहा हूँ कि व्हेन आपका राइट टू सू है ना, कि आपका जो राइट है केस इंस्टीट्यूट करने का, केस फाइल करने का, अभी सर्वाइव करता है। समझ आ गई बात की? तो याद रखिएगा उस टाइम तक आपका केस चल सकता है, बेशक वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। हमने चीजें आर्डर 33 आर्डर 32 में हमने पढ़नी है आगे आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, ये बातें आगे आ रही हैं। अब हम आते हैं इसके बाद कि जनाब आर्डर जो 22 है उसका रूल 1 ये कहता है कि नो अबेटमेंट, जैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, बाय द पार्टीज डेथ इफ द राइट टू सू सर्वाइव। अब सवाल ये हुआ कि अबेटमेंट क्या होती है। अबेटमेंट का अगर आसान लफ्जों में जिसे हम कहते हैं, कोई मेरे से पूछो क्या होता है, मैं कहता हूँ खत्म कर देना या खत्म हो जाना। लेकिन इसको अगर हम इसको देखें कि अबेटमेंट मीन्स अ कंसेप्ट ऑफ ए प्रोसीजरल लॉ। अगर आप इसको क्या करना डिफाइन करना ना, अबेटमेंट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉ टेक इफेक्ट अपॉन द प्रोसीडिंग्स बिकमिंग डिफेक्टिव। यानी कि कब ये इफेक्टिव होता है, जब आपकी किसी प्रोसीडिंग में क्या आ जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है। डिफेक्ट क्या आ गया कि आपकी किसी प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है या आपकी किसी डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, बाय द डेथ और बाय द लॉस ऑफ पार्टी। अब डिफेक्ट कौन सा है उसने बाकी लिख दिया कि बाय द डेथ और बाय द लॉस ऑफ पार्टी इज नोन एज अबेटमेंट। अगर वर्ड अबेटमेंट की हम डिफाइन करेंगे ना, तो मैंने ये कह दिया कि कंसेप्ट है किस चीज में, प्रोसीजरल लॉ में, जो कि क्या करता है आपका जो कि टेक इफेक्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स बिकमिंग द डिफेक्टिव। यानी कि डिफेक्ट किस चीज का, बाय द डेथ ऑफ पार्टीज और बाय द लॉस ऑफ पार्टीज। तो ये अगर आपका अबेटमेंट आपसे कोई पूछे तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। समझ आ गई बात की? अच्छा, इसमें एक जनरल बात मैं बता दूं, सारी बातें होती रही फिर आप ये कहें आखिर में सर कौन था। तो ये जो आपकी इफ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट the plaintiff or defendant has been died, then there is no provision which is applicable under Order 22। अगर सूट फाइल करने से पहले एक कॉज ऑफ एक्शन ये रोज नहीं हुई, ठीक है, यानी कि जो आपने सूट फाइल उसको फाइल करने से पहले जो है वो जो है आपका मर जाता है डिफेंडेंट या आपका प्लेंटिफ, समझ आ गई, तो उस टाइम ये Order 22 एप्लीकेबल नहीं होगा। पेडेंसी ऑफ द सूट इज मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द Order 22। अगर आपने Order 22 को एप्लीकेबल करवाना है ना जी, वहां पे क्या हो, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द केस क्या हो, किसी प्लेंटिफ की या किसी डिफेंडेंट की क्या हो, डेथ हो। समझ आ गई बात की? अब इसमें हम देखेंगे डेथ ऑफ ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट। यानी कि क्या कहता है कि अगर किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से आप क्या नहीं कर सकते, अबेट आपका सूट खत्म नहीं होगा। अगर आपका राइट टू सू जो है वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। समझ आ गई बात की? अगर आपको कानून अलाउ करता है कि राइट टू सू आपका सिक्योर एंड सेफ है, ठीक है, अगर आपकी डेथ हो जाती है आपके डिफेंडेंट की या प्लेंटिफ की, समझ आ गई, तो इससे वो लिटिगेशन या वो प्रोसीडिंग्स क्या होगी, खत्म नहीं होंगी। समझ आ गई? इसी तरीके से प्रोसीडिंग्स होंगी, इसी तरीके से केस का फैसला आएगा जिस तरीके से उसकी जिंदगी में आना था और उसने उसकी जिंदगी में एग्जीक्यूट करवाना था। समझ आ गई बात की? अगर आपका राइट टू सू सर्वाइव करता है, समझ आ गई बात की, तो याद रखिएगा आप अपनी चीज को क्या कर सकते हैं, ट्रायल जो होगा सिविल लिटिगेशन का चलता रहेगा, अबेटमेंट नहीं होगी। समझ आ गई बात की? ये पहले प्रोविजंस थी, यानी कि खत्म हो जाता था 1972 में, 1976 में अभी अमेंडमेंट्स हुई थी। ये रूल्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पहले वाले खत्म करके ये ला दिया गया था कि आप जो उसके वारसान होंगे ना वो पाबंद होंगे कि वो क्या करवाएं, उसी अंदाज में उस आर्डर का कोर्ट का जो है वो फैसला उन पे लागू होगा। जैसे एक डिफेंडेंट के दौरान जिंदगी, ये एक मुद्दई के दौरान जिंदगी उसने क्या करना था, उसको एंजॉय करना था। तो अगर आपका बेटा याद रखिएगा जो है इसमें जर्नल आपको बता दूं कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो उस केस का फैसला
होने ही होने, समझ आ गई, अगर आपका राइट टू सू सर्वाइव करता है। समझ आ गई बात की बेटा, ये है रूल 1। समझ आ गई बात की। अब पहले जो मैं आपको कह रहा था कि आपने 3 पोर्शन में डिवाइड करना है, तो पहला पोर्शन मैं ये बता दूं आपको, आर्डर 22 रूल 2, उसने लिख दिया कि प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट डाइज। समझ आ गई बेटा बात की, क्या उसका क्या प्रोसीजर होगा जहाँ पे एक प्लेंटिफ जो मुख्तलिफ यानी कि हैं आपके प्लेंटिफ्स हैं या डिफेंडेंट्स हैं, उनमें से किसी एक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ आ गई बात की। तो अगर इसमें आप देखोगे तो आप अगर देखो कि किसी प्लेंटिफ की या किसी डिफेंडेंट की, किसी प्लेंटिफ की या किसी डिफेंडेंट की ड्यूरिंग द जो है वो ट्रायल क्या हो जाती है, आपका याद रखिएगा, डेथ हो जाती है। समझ आ गई। और जो राइट उसका है प्रोसीडिंग का, जो राइट सर्वाइव करता है वो किसी एक प्लेंटिफ पे आ जाता है या डिफेंडेंट अकेले पे आ जाता है। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि कोर्ट क्या करेगी, इसमें द कोर्ट शैल कॉज एनी एंट्री टू दैट इफेक्ट, सूट शैल प्रोसीडेड suit shall proceed at the instance surviving the plaintiff or the surviving defendant। अब सपोज कि एक से ज्यादा अगर आपका प्लेंटिफ थे, एक से ज्यादा आपके डिफेंडेंट थे, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, उनमें किसी एक की डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट क्या करेगी, जब भी आप उनमें से किसी एक की डेथ हुई, जो बाकी रह गया है ना, जो सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी हद तक कोर्ट उन्हीं की हद तक क्या कर देगी, फैसला करेगी। और जो मरने वाला है उसके लिए पहले आपको बता चुका हूँ, आर्डर 8 रूल 13 में जिसका नाम होगा उसको एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर पे कोर्ट ले लेगी। क्या कर लेगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर पे ले लेगी और उसको पार्टी बना के उसकी हद तक वैसे ही फैसला करेगी जैसे उसके अब्बा जी जो फौत हुए, ठीक है, उनके दौरान जिंदगी क्या आना था, केस का फैसला आना था। समझ आ गई बेटा बात की। अब यानी कि कहने का मतलब ये है, एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स थे, एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स थे, उनमें से एक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो बाकियों की हद तक कोर्ट फैसला प्रोसीडिंग इनिशिएट रखेगी, उसका फैसला होगा ही होगा। लेकिन जिसकी डेथ होगी उसको क्या ले लिया जाएगा, उसके वारसान को ले लिया जाएगा। समझ आ गई बात, उसकी क्या कर लिया जाएगा, उसके वारसान को ले लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये सेवरल प्लेंटिफ्स थे, ये क्या थे, सेवरल डिफेंडेंट्स थे, उनमें से किसी एक की डेथ हुई। समझ आ गई, किसी एक की डेथ हुई। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा इसने लिखा है आपका आर्डर 22 और रूल 3, प्रोसीजर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और सोल प्लेंटिफ। ठीक, अब सोल का मुराद ये कि जो था ये, यानी कि वहां पे तो सेवरल प्लेंटिफ्स थे, सेवरल डिफेंडेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या कहता है कि अगर एक की या उसकी जो है आपका अल्लाह भला करे, जो आपका था मेन आपका प्लेंटिफ था, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ आ गई बात की। तो इस तरीके से जब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका जो राइट सर्वाइव करेगा उसी बंदे पे सर्वाइव करेगा जिसको उसने क्या किया होगा, नामजद किया होगा। समझ आ गई, क्या किया होगा, उसका नामजद किया होगा। समझ आ गई बात की। प्रोसीजर इन द केस ऑफ जो रूल 3 में है ना, उसमें उसने वाज़ेह तौर पे बात कर दी कि जब सोल प्लेंटिफ जो होगा ना, सोल प्लेंटिफ का जो राइट होगा ना, याद रखिएगा हमेशा उस पर सर्वाइव किया होगा जिसको उसने इस मकसद के लिए क्या होगा, नामजद किया होगा। तो क्योंकि कोर्ट पूछती है, जब आपसे कोर्ट मांगती है हर बात, समझ आ गई। जब यहाँ से फिर बता दूं आपको, जहाँ एक से ज्यादा मुद्दई होंगे जो कि मर जाते हैं, समझ आ गई, एक मुद्दई या एक मुद्दई जिसकी हो जाती है डेथ। समझ आ गई बात की। तो राइट टू सू आप समझ लो कि जो है उसका किसी पे भी आता है, उस शख्स पे आता है जिसको उसने क्या किया हुआ है, नामजद किया हुआ है। समझ आ गई बात की। उसकी मौत वाकई हो जाती है। समझ आ गई बात की। तो राइट टू सू उसका अगर सर्वाइव करता है, समझ आ गई बात की, तो आप क्या दोगे, कोर्ट को एप्लीकेशन होगी उस बिहाफ पे, तो कोर्ट क्या कर देगी, आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करके किस चीज की जो डिसीज होगा, जो मर चुका होगा, उसका मुकर्रर करके आपको उसकी क्या करेगी, कोर्ट उसका फैसला करेगी। अब वो सोल प्लेंटिफ जिसको किसने नामजद किया था आपका, आपकी उस प्लेंटिफ ने बकायदा उसका जिक्र किया हुआ था, अगर उसकी डेथ हो जाती तो बकायदा कोर्ट क्या करेगी, अलाउ करेगी। आपने एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन देने के बाद कोर्ट क्या करेगी, आपको नामजद कर देगी, और नामजद करने के बाद आपको ऐसे ही ट्रायल मुकर्रर करेगी जैसे ही आपको उसकी तसीज की दौरान जिंदगी फैसला होना है। समझ आ गई। अब इसी में सब रूल 2 है, आर्डर 3 में सब रूल 2, अगर दौरान केस यानी कि आप एक तो उसकी सपोज डेथ होती है, आप कोर्ट को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है, पहली बात तो ये है ड्यूटी बाउंड आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। समझ आ गई, किसको, कोर्ट को, कि जनाब उसकी डेथ हो चुकी है। अगर आप उसको डेथ की इंफॉर्मेशन कोर्ट को नहीं देते, वो प्लेंटिफ है ये डिफेंडेंट है, ये बात याद रखिएगा, तो फिर कोर्ट अगर प्रोसीड कर देती है
अगर कोर्ट कोई फैसला कर देती है, याद रखिएगा वो इनवैलिड नहीं होगा। आप उसको इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि जनाब जो जिसके खिलाफ फैसला आया उसकी पहले डेथ हो चुकी थी, समझ आ गई बात की। क्योंकि अब जो रूल 2 है ना बेटा, इसमें अब बात याद रखिएगा, आर्डर आपका कौन सा जी, 22 और रूल 3 का सब रूल 2 है कि व्हेन द अपॉर्चुनिटी वाज गिवन, ये ऐसे कह दो कि व्हेन द टाइम वाज अलाउड बाय द लॉ एंड नो एप्लीकेशन वाज मेड, व्हेन नो एप्लीकेशन वाज मेड, समझ आ गई बात की, या नो इंटीमेशन वाज गिवन टू द कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। अगर सब रूल 2 में आप देखोगे तो याद रखिएगा, अगर वो कोर्ट क्या करती है, फैसला पास कर देती है उसी जो है बात पे कि वो बंदा जिंदा है लेकिन हकीकत उसकी डेथ हो चुकी है, या आप कोर्ट को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, या आप कोर्ट को क्या नहीं, कोर्ट आपको टाइम देती है तो आप उसकी जगह पे उसको आपने जवाब दावा देना था, या आप उसकी जगह पे कोई भी प्रोसीडिंग्स क्या करनी थी, इनिशिएट करनी थी, आप क्या करते हो उसके बिहाफ पे आप कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, तो कोर्ट क्या करती है, फैसला कर देती है। ठीक है, फिर जो कोर्ट फैसला करेगी तो याद रखिएगा इस चीज को आप ये नहीं कह सकते कि वो बंदा मर गया था जी, हमने तो कोर्ट को बताया था, लेकिन कोर्ट ये कहेगी जब आपने बताया था तो हमने आपको बकायदा टाइम दिया था कि जनाब आप तशरीफ लेके आए, क्योंकि आपने आर्डर 32 की प्रोविजंस भी आगे आनी है, क्योंकि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताती हैं कि सूट बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या आपकी रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर की बातें आनी है आर्डर 32 में, ये पूरा प्रोसीजर उसमें बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, टाइम अलाउ करती है, इसमें अगर आपने देखना है तो आपका लिमिटेशन का एक्ट का आर्टिकल 150 है या 152 है, उसमें जो लिमिटेशन बताई गई है वो 90 डेज की है। अगर इस केस में डेथ हो जाती है ना किसी की, और डेथ होने के बाद सूट लिमिटेशन कितनी होती है, 90 डेज के अंदर अंदर आपने क्या करना होता है, आपने वो इस चीज को जिक्र करना ही करना होता है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब बात आ गई किस चीज की, रूल 4 की। पहले हम तो बात करते रहे किसकी, मुदई की, समझ आ गई। अब उन्होंने बात सेपरेट कर दिया किस चीज को, डिफेंडेंट को और सोल डिफेंडेंट को। ठीक है, जब मुद्दा की मौत आ जाती है, ठीक है, जो कि 2 से ज्यादा होते हैं, क्या थे 2 या 2 से ज्यादा थे, मगर ये राइट जो है आपको सर्वाइव किसी को भी नहीं करता। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं आपके, अगर डिफेंडेंट साहब ने आर्डर 8 और रूल 13 में किसी को नामजद किया होता है तो कोर्ट उसको फरीक बना के उसके खिलाफ क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है। समझ आ गई। इसी तरीके से जो रूल सब रूल 2 है, ठीक है, उसमें उसने वाज़ेह तौर पे लिख दिया, एनी पर्सन सो मेड ए पार्टी में मेक एंड, यानी कि जो शख्स को कोर्ट क्या कर लेती है, बना लेती है आपका डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट के मरने के बाद यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उसको क्या दी जाती है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉर मेक एन अप्रोप्रिएट डिफेंस, कि आप जो अपने डिफेंस में चीज लाना चाहते हो आप क्या लेके आओ एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, आप डिफेंस में कोई भी चीज जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ आ गई बेटा बात की। इसी तरीके से इसका सब रूल 3 है, ठीक है, कि इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी, जो जजमेंट या आर्डर जो फैसला होगा वो वैसा ही होगा जो दौरान जिंदगी एक डिफेंडेंट की जिंदगी में पास होना था। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब इसमें सवाल एक ये भी बनता है कि अगर हम बार बार बात कर रहे हैं किसकी भी, उसका किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिफेंड भी कर सकता है, कंप्लेंट भी कर सकता है। अब सवाल ये आ गया भाईजान कि अगर आपका वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो कौन है, आपका माइनर है, वो क्या है ही माइनर। तो भाईजान ये याद रखिएगा, फिर भी नहीं खत्म होना, कोर्ट क्या करेगी, उस माइनर का गार्डियन अपॉइंट करेगी, और उसको गार्डियन अपॉइंट करके उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के तब भी उनको क्या करेगी, केस प्रोसीड करती रहेगी। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे ऐसी बात खत्म नहीं हो सकती कि जनाब अगर आप ये समझते हो, जो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल, और अगर आप ये कहो कि सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये इनसेन होता है या माइनर होता है, तो भाईजान आगे आर्डर आ रहा है कि सूट ऑन द बिहाफ ऑफ जो है आपका माइनर, और ये सारी बातें आर्डर 33 में है गालना, ये बातें वहाँ पे आ रही हैं, तो ये तफसीर वहाँ पे जाके पढ़ेंगे कि एक माइनर के बिहाफ पे। सवाल ये होता है कि अगर आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कैटेगरी में आ जाता है तो फिर आपका आर्डर 32 भी साथ अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से कोर्ट क्या कर सकती है बेटा, जो भी बात याद रखिएगा इसकी क्लोज में, रूल 4 की सब क्लोज में, ठीक है, इसके आखिरी क्लोज में यही बात है कि बेटा फिर जो जजमेंट पास करेगी ना, अगर वो इंसेन भी है, उसको गार्डियन ऊपर कर दिया है, तो उस फैसले का बेशक उसके हक में या उसके अगेंस्ट है, उसका इफेक्ट वही होगा जो कि डिफेंडेंट के दौरान जिंदगी होना था। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है आपका, मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए लिमिटेशन कितनी है, 90 डेज है। समझ आ गई। आर्टिकल है 177 आपका लिमिटेशन एक्ट, अगर आप उसमें जाके देखोगे तो। अच्छा,
उसके बाद बड़ी मशहूर बात रूल 5, ठीक है, वो कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिटरमिन किसने करना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिटरमिन किसने करना है, तो याद रखिएगा ये कोर्ट की ड्यूटी है। अंडर रूल 5 ये डिटरमिन किसने करने हैं, कोर्ट ने वारसान को डिटरमिन करना है। रूल 5 में वाज़ेह तौर पर लिख दिया, ठीक है, कि किसने करना है, शैल बी, वर्ड इस्तेमाल हुआ शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब नेक्स्ट है बेटा कि जो है आपका एक ऐसी फेज जब आपकी हियरिंग जिसे हम कहते हैं फाइनल बहस आपकी हो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है, फाइनल बहस हो चुकी होती है, ठीक है, और जस्ट केस का क्या आना होता है, फैसला आना होता है। तो इस दौरान क्या हो जाती है, अगर आपकी फाइनल जो है जजमेंट से पहले, फाइनल आर्गूमेंट के बाद और जजमेंट से पहले किसी की क्या हो जाती है, मौत वाक़ हो जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे भी अबेटमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वैसे ही जजमेंट और फैसला आएगा, वैसे ही जजमेंट और फैसला आएगा जैसे उसके दौरान जिंदगी आना था। क्या आना था, उसके दौरान जिंदगी आना था, ठीक है। तो अब ये बेटा ये रूल 6 तक कोई बात अगर आपने मेरे से पूछनी है तो पहले तो ये शहजाद साहब हैं जी, मोहम्मद शहजाद जी बेटा। अब यहाँ पे किसी ने बेटा कोई बात पूछनी है ये? जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी अब आ रही है। अब फिर वो शहजाद फिर बोलो, शहजाद अपने आप को अनम्यूट कर लो, अपने आप को अनम्यूट कर लो शहजाद। हेलो जी 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 अब सर, आपने बताया है कि जहाँ पे बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट हाँ जी प्लेंटिफ की या डिफेंडेंट की अगर डेथ हो जाती है तो इस ऑर्डर 22 के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताएगी। नहीं बताइए जी सर, तो फिर यहाँ पे सर कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? कहाँ पे? ये यहाँ पे अगर सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले जी जी अगर प्लेंटिफ की डेथ हो देखो जाती ना है, मेरी जबकि बात कॉज ऑफ एक्शन, देखो मेन चीज होती है बेटा काज ऑफ एक्शन। समझ आ गई जी आपकी क्या थी काज ऑफ एक्शन? जब काज ऑफ जी सर, एक्शन देखो ना पार्टीज के दरमियान होनी है, आपने सूट फाइल ही नहीं किया, ठीक है, ओनर्स ऑफ प्रूफ हमेशा क्या होगा, आप पे होगा। समझ आ गई बात की? तो आप इस वर्जन जो ये प्रोविजंस है ना, मेरे कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है, अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, ड्यूरिंग द ट्रायल, सिविल ट्रायल, अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है फिर आपका क्या होगा, आर्टिकल 22 क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल होगा। ये ड्यूरिंग किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जी सर, एक सर यहाँ पे सर क्वेश्चन जी सर, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे थी, जी ठीक है बेटा, अब उस पे किसी शख्स ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह पाक मेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर इन केस ऑफ डेथ सर, बेटा अभी मैंने दावा फाइल करना था, ठीक है, उसने कब्जा कर लिया सर, अब मेरी डेथ है। अच्छा, इस सूरत में सर जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या उनके ऊपर लायबिलिटी होगी कि वो उसी कॉज ऑफ एक्शन के बिहाफ पे दावा कर सके? मैं अर्ज करता हूँ ना, क्या कहते हैं शहजाद मियां, अब देखे ना जो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, अल्लाह मियां ने आपको अपने पास बुला लिया, तो आपकी प्रॉपर्टी थी वो फिर आपके वारसान के नाम पे जानी जानी है ना जी? जी जी बिल्कुल सर, आपके वारसान के नाम जानी है। जब उनके वारसान के पास खुद चली जाएगी, समझ आ गई, वो खुद मालिक बन जाएंगे भाईजान, पहले तो तकसीम होगी ना, ठीक है, तो वो मिलके पार्टीशन का जो पहले सूट फाइल करेंगे, पार्टीशन के बाद जो है वो पोजेशन का सूट फाइल कर देंगे। जो कानून है, ठीक है बेटा, जो कानून क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी उनको डिलीवर होगी, डिलीवरी के बाद वो पोजेशन अपना जो एंटाइटल होगा, ठीक है। तो हो भी सकता है ये भी तो आपने वसीयत की हो ना कि मैंने फिलां बेटे को देनी है और फिलां बेटे को नहीं देनी, कल फिर ये भी झगड़ा ना होता रहे। तो सर पार्टीशन से पहले तो हम रिकवरी या पोजेशन का दावा करेंगे ना? वो पार्टीशन से पहले जनाब, पहले पार्टीशन होगी, पार्टीशन के बाद आप रिकवरी या पोजेशन करोगे। ठीक हो गया और जी बस, थैंक यू सर। आप में से कोई बात जी, मॉर्निंग वाले आप जी, ये 6 मॉर्निंग वाले और 6 इवनिंग वाले शेरों को बात पूछनी है। मोहम्मद आपने को बात पूछनी है? नो सर। हाँ जी असद मियां आप जी। असद, अच्छा ये मुझे लगता है ये सोया वैसे। अच्छा ये इधर से निशान है जी, मॉर्निंग निशान, मॉर्निंग में निशान, रोल नंबर इमरान। यस सर। इमरान फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ है जी? जी सर मैं सुन रहा हूँ लेक्चर आपका। कोई बात पूछनी है जी?
ओएसपी हो गया। दोबारा सुनूंगा फिर कुछ समझ आएगी, अभी कुछ ना क्लियर नहीं हुआ। हाँ जी सर एक क्वेश्चन जी जी सर क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे ये अभी आपने बताया कि जहाँ पे मोर देन 1 प्लेंटिफ्स हों, ठीक है एक सब्जेक्ट मैटर के हवाले से उन्होंने दावा फाइल किया है और जबकि सबका सेम इंटरेस्ट था। ठीक है तावला ठीक ठीक है हाँ सर, आपने बताया कि अगर एक की डेथ हो जाए तो बाकी जितने भी जिंदा हैं उनकी एक्सटेंड तक कोर्ट फैसला कर सकती है। जो मर गया ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉर्चुनिटी दे के फैसला कर देगी। तो सर जब इंटरेस्ट सेम हो तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को तो ऐड करने की इसमें सर कैसे जरूरत के उसका अपना फैसला तो हो इंटरेस्ट जाए सेम तो हो फिर तो उनका अपना शेयर होगा, उसकी हद तक जो होगा वो फैसला कर दे, उसके वारसान होंगे उसकी हद तक वो ऐड कर दे। आर्डर ठीक रेट हो गया। 213 पढ़ा था आपने? आर्डर रेट 213 जी आपने लिस्ट देनी है, आपने उधर से देनी है, उन्होंने उधर से देनी है जो वारसान होंगे कि मेरा ये नुमाइंदा होगा राइट मेरे मरने के बाद। ये तो सिविल है ना बच्चों। सर, वो तो ठीक है, पता चल गया है जी इसके अलावा जी सबील आप सुन रहे हो जी? सबील में कोई बात पूछनी है आपने? जिशान नहीं है मॉर्निंग में से? जिशान सोनू सर? नहीं जिशान सोनू नहीं, जिशान रोल नंबर 4। जी अच्छा कमर इलाई आपने जो बात पूछनी आपकी है, कॉल कमर इलाई बार आ रही है। कमर इलाई अच्छा कमर इलाई अटेंडेंस आपने भेजना। कमर इलाई आपने अपनी अटेंडेंस भेजनी है, रोल नंबर वाइज भेजा कर, रोल नंबर वाइज भेजा कर। अटेंडेंस लगा लिए, मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। रोल नंबर वाइज भेज, ठीक है। और ये सबील अगर बैठा हुआ है तो ठीक, नहीं तो ये सबील सीआर साहब हैं तो ठीक बेटा, तो नहीं तो ये असद अगर है तो सुन लो तो बेटा ये रोल नंबर वाइज भेजनी है सबील। जी सर मैं भेज दूंगा। रोल नंबर वाइज भेजनी, फिर तू प्रॉक्सी पे ही लगा के सर, भेज, दोस्ती ना किया कर, को मेरा भी ख्याल किया कर। नहीं सर प्रॉक्सी नहीं लगाता। मैंने पहले ये बात मुझे कॉल करना, मैं तुझे बताता हूँ बाद में। अच्छा तो सर इसके इस बाद दफा ये लग रहा है कि अटेंडेंस पे कोई और कंप्रोमाइज नहीं होगा। बेटा अटेंडेंस मैंने किसी ने शॉर्ट किया जाके वीडियो रिकॉर्ड आ रहा है मेरा। एक चीज की जब मेरी ट्रेडिशन ही नहीं है, जब मैं वीडियो में कह रहा हूँ, मैंने जब तक आज तक नहीं की। देखो जब मेरे मसाइल देखना है ना बेटा, मुझे 1.5 घंटा सफर करके आना पड़ता है, मैं भी तो आपके सफर करके पढ़ा रहा हूँ ना, तो बेटा हर बच्चे के अपने मसाइल है। अब मैं जब मैं रेगुलर क्लासेस में कभी नहीं की तो अब तो आपके मसाइल जैन है ना, मैं ऐसे किसी के नुकसान नहीं करूंगा बेटा। इतनी तो डिस्कशन मेरी है यार, इसका कुछ इख्तियार मुझे भी अल्लाह ने दिए हैं। तो ये अटेंडेंस यही तो बात हम पहले कर चुके खुदा हैं। का वास्ता पढ़ लो। और इंशाल्लाह जी हम कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मैं वो सीआरपीसी आपको नोट भी मैं दूंगा, जिन्होंने जज बनना है ना जी उनको तैयारी, जितने जजेस के ये स्टैट्यूज आए हैं 12-13 स्टैट्यूज आए हैं ना जजेस के सिविल जज की तैयारी के लिए, ये नोट्स मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। आप घबराओ नहीं, हम बना रहे हैं। सर जो आपने सीआरपीसी के नोट्स बनाकर दिए थे वो बहुत अच्छे हैं भाईजान। सीपीसी के भी ऐसे दे रहे हैं आप, बड़ी जल्द दे रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट के भी दे बहुत रहे हैं शुक्रिया सर, हम वेट करेंगे। थैंक यू सो मच सर एक्ट भी दे रहे हैं आप फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव विद द स्टूडेंट्स सर। तो मेरी बात की हादी शादी की परेशानी ना लो, मैं इन चीजों को सर शहजाद नु समझा लो, नजर ना लग जावे। भाई बात सुनो मेरी, इसका जो है ना वो बाबा ना आंसर आए ना इसका मुंह बांध दो। बाबा आंसर नहीं आगे उसको चुप करवाना, वो कहता है उस्ताद जी मैं तो बैठा हूं तो धान लेंदा मुंजी लेंदा वरना तो मैं क्लास नहीं पढ़ सकता। मैं ठीक है बेटा, जब आप क्लास नहीं पढ़ सकते तो नो इशू। बाबा आंसर सर मैं इतना ही कह रहा हूँ सर, मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ कि इतना आप कोऑपरेटिव हैं विद द स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू। सुनो ना मेरी भी सुन लो, कल जो है ना आपका ये बाबा आंसर क्लास में होना चाहिए ना। आजम कलियार आ रहा है, ठीक है ना? सर आजम कलियार तो सुना है उसको कोरोना हुआ है, बोल रहे थे दोस्त। अच्छा तो सर कौन पता ही है यार उसको कोरोना हुआ आजम कलियार को कोरोना हुआ। दूसरी बात सुनो, तो आजकल क्वारंटाइन में है। बाबा आंसर को मेरा मैसेज देना के 7 बजे बड़ी शिद्दत से याद कर रहे थे कि शक्ल दिखा। सर लाजमी मैं अभी कॉल करूंगा को भी कोरोना हो गया। किसको? सर सरगाना साहब को भी कोरोना हो गया। चलो अल्लाह आपको शिफा दे। सर पप्पू रिकवर हो चुका है, इसको हुआ था वैसे अब रिकवर हो चुका है, 15 डेज हो गए। ऑन है जी इसमें क्लास में, ऑन जी, ऑन साहब भी नहीं है। अच्छा ये दूसरा बैठा हुआ है, दूसरा क्या नाम है इसका? मुनव्वर शहजाद जी।
सर आज आपका दोस्त नहीं आया, कौन जी? सोनू। सोनू आया हुआ है? सर सोनू बिल्ली में आपको बहुत मिस करता है, दिल से मिस ये करता हो है। सकता है कि सोनू मेरी यार क्लास मेरे उस्ताद है, मैं तो मिस करूंगा ना, कि क्या हो गया है? तो भाई यार वो सारे आपके मिस टीचर ही हैं, दिया, हम तू क्यों तो क्या कह बकरा रहे हैं? है। चलें, ठीक है ना, हम कोई टीचर ही बात कह पूछनी रहे है हैं। तो वेल एंड गुड। ये इकराम साहब का भी स्टूडेंट है, नजम साहब का भी student। हाँ ये तो नहीं ये सबका स्टूडेंट है। बाजू दोनों विच चवल मारनी जरूरी है। अच्छा चले जी, ये ऑन सुन रहे हैं मेरी असल आवाज? ये मॉर्निंग ना वाले इमरान, ओ मियां इमरान जी सर। बेटा, ये 52 रोल नंबर साहब, ये ना क्या कहते हैं, अटेंडेंस तो भेजो अपनी क्लास की जरा, रोल नंबर वाइज। जी सर। जी सर। स्क्रीन शॉट लेना ये इन सबके। जी सर। आज कमाल नहीं आया यार। चले ठीक है जी, सर जी 15 को यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। इंशाल्लाह बेटा सुनो तो। सर जी 15 को यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। जी इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब इसके बारे में ना कोई बात भी हुए तो पूछनी है? करवा लेंगे। इसके बारे में कोई बात पूछनी है? फैसल मुंह बंद रखा था। सर 15 से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं यार, सिलेबस कहाँ कंप्लीट होना है? 40 का क्या करूँ, अभी लिमिटेशन एक्ट भी है, ठीक है। लिमिटेशन मैंने मॉर्निंग वालों को ये पता नहीं आपके है या नहीं, आपके टेस्ट का तो मुझे नहीं पता, अभी वो भी मैंने पढ़ाना, और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीपीसी खत्म करूँ, क्योंकि अगर मैं एग्जीक्यूशन वाले आज क्लास होने की वो कह रहे हैं नेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह घबराओ नहीं, सीपीसी खत्म करेंगे। क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक है कमरी लाई बेटा, ये अटेंडेंस भेजना। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। ये सबील को भी कह दिया, और दूसरा मुनव्वर शहजाद, और ये शुएब काकड़ नहीं आया? शुएब काकड़ मैं सर भेजता हूँ।